टेक्नोक्रेसी, अभी जो बवाल मचा हुआ है वो इसीलिए मचा हुआ है भाई, हम अपनी सुरक्षा के साथ समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में ताकतवर होना ये हिंसा का प्रतीक नहीं है, ये शांति का प्रतीक है। अगर हम, अटल बिहारी जी ने जब हम परमाणु परीक्षण कर रहे थे और पूरे विश्व ने हम पर पाबंद लगा दिए थे, प्रतिबंध लगा दिए थे, तो अटल बिहारी जी ने यह कहा था हम किसी को डराने धमकाने के लिए या फिर किसी पर हमला करने के लिए, परमाणु बम फेंकने के लिए परमाणु नहीं बना रहे हैं। हम परमाणु बम को इसलिए बना रहे हैं जिससे कि हम अपनी सुरक्षा में सक्षम हो सकें। अपनी सुरक्षा का मतलब, अगर हमारे पास परमाणु बम है तो वैसे हिम्मत नहीं पड़ेगी किसी की देखने की। तो खुद को उन्नत बनाने में कोई भी गलती नहीं है। तो या तो भाई किसी के पास भी नहीं हो, सभी बहिष्कार कर दो, जितने एटम बम आपने बनाए हैं, चाहे वो अमेरिका ने, रसिया ने, फ्रांस ने, जापान ने, जिन्होंने भी बनाए, उन सबको डिस्ट्रॉय कर दो, और या फिर हमें भी बनाने की अनुमति दो। क्योंकि क्या रहता है, एक भाव रहता है कुंठा का। जिस व्यक्ति पर एटम नहीं है तो उसको लगेगा, डरता रहेगा किसी से, दूसरे देश से। तो खुद सक्षम होने में, सेल्फ कॉन्फिडेंट होने में हमें चाहिए कि हम अपनी ताकत को बढ़ाएं। ऐसा नहीं कि दूसरों को झुकाने के लिए या हमला करने के लिए, बल्कि जिससे खुद हम इतने बड़े हो जाएं कि हमें कोई टच ही नहीं कर पाए। तो दिस इज व्हाट ऑटोक्रेसी, डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, टेक्नोक्रेसी। आजकल टेक्नोलॉजी का शासन है। आजकल लड़ाई के मायने वो नहीं रह गए कि आप हाथ में AK-47 निकल जाओ, धड़ 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 धड़। आजकल कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू होती है, आजकल इंफॉर्मेशन की वैल्यू होती है, आजकल उन्नत हथियारों को कैसे हम यूज करें उनकी वैल्यू होती है। आप देखते हैं, छोटी सी बच्ची है मेरी, और वो कभी कभी मुझसे लड़ाई करती है तो वो कहती है पापा अभी आप बच के दिखाओ मुझसे। मैंने कहा अब तुझ में कौन सी पावर आ गई? तो वो कहती है रोबोट बॉय सूट ऑन, पंखा ऑन, और वो एक साथ से मुझ पर छलांग मारती है। अब उस बच्ची को ये नहीं पता ये रोबोट सूट ऑन होता क्या है, और मतलब रोबोट सूट ऑन होने से क्या तेरे में ताकत आ जाएगी? लेकिन वो गेम्स में ये सीखती है। और ये ध्यान रखना, ये भविष्य है, ये टेक्नोलॉजी है। हम सोच रहे हैं कि हम डंड मार के पावर अर्जित करेंगे, हम दौड़ भाग के पावर अर्जित करेंगे। आजकल दिमाग से सबसे ज्यादा पावर अर्जित की जाती है। लड़ाई, जितनी भी लड़ाई रह गई है वो दिमाग ही रह गई है। अगर दिमाग बिल्कुल सही आपका काम कर रहा है, स्ट्रेटेजी प्लानिंग बिल्कुल सही है, टेक्नोलॉजी आपके पास है। 70-80 लाख वाला देश इजराइल, किसी की हिम्मत नहीं कि हम कितनी जनसंख्या लिए बैठे हैं जिनके उधर विशाल बाह छोटी है। हम ऐसे देश हैं, उधर तो बहुत विशाल है, पेट तो हमारा बहुत विशाल है, 136 करोड़ 40 करोड़ की जनसंख्या है, लेकिन इतनी औकात नहीं कि 40 लाख या फिर 80 लाख जनसंख्या वाले इजराइल से कोई पंगा भी लेके दिखा दे। इतने सारे अरब देश हैं, 120 करोड़ की जनसंख्या है। अरब देशों की मिला के देखी जाए तो वहां 20, 25, 50 करोड़ की जनसंख्या है, लेकिन वो 70-80 लाख वाला देश उन पर हावी पड़ रहा है। क्यों? टेक्नोलॉजी। तो आजकल लड़ाई टेक्नोलॉजी की है। तुम गधों की तरह भर्ती हो रहे हो, इसकी लड़ाई नहीं है। आप दिमाग से लड़ाई लड़िए। लड़ाई के मायने बदल गए हैं। और ध्यान रखना, इनको युवा ही लड़ सकते हैं, क्योंकि जब तक हम युवा हैं हमारे प्रेफरेंस रहता है देश। हम सोते हुए बोलते हैं जय हिंद, हमारा प्रेफरेंस क्या है? हमारा प्रेफरेंस रहेगा देशभक्ति। लेकिन जैसे ही तुम्हारे बच्चे हो जाते हैं, बीबी हो जाती हैं, तो प्रेफरेंसेस बदल जाती हैं। हम मानव हैं, महामानव नहीं। अगर हम बॉर्डर पर बंदूक लेके जा रहे हैं किसी ऑपरेशन पर, तो कहीं ना कहीं दिमाग के 100वें हिस्से में सही, लेकिन फैमिली मेंबर्स जरूर होंगे, उनकी तस्वीर जरूर होगी, बेटी बेटे की तस्वीर जरूर होगी। और अगर उस ऊर्जा को आप साथ लेके जा रहे हैं, उस चिंता को, तो आप युद्ध क्षेत्र में 100% नहीं दे सकते। आपका दिमाग बाइज्ड कहीं ना कहीं हो जाएगा, क्योंकि वहां सेकंड्स की वैल्यू होती है। और आपको पता है, जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की ना बंदों ने दुश्मन की धरती पर जाके, किसी की उम्र 30 साल से ऊपर नहीं थी। हार्ट अटैक की संभावना बिल्कुल 0, मारक क्षमता बिल्कुल 100% एक्यूरेट, 99.99। अगर उन्होंने दूर भी निशाना मार दिया तो वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल खत्म करके ही वो छोड़ेंगे। और 60-70 किलो वजन अपने साथ लेके चलता, तो चिंता तो दिमाग में बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। नहीं तो आदमी तो हार्ट अटैक से मर जाएगा। पता चली पहाड़ है बहुत बड़ा, फटाक से कूद गए उस पर से, हेलीकॉप्टर से कूद गए, हेलीकॉप्टर से रस्सी लगाई, फट से चढ़ गए, इतने वजन को लेके 60-70 किलो को। तो ऐसे सोल्जर्स हमें चाहिए, माइंडेड। और आपको पता है, पूरा कैमरा से, आपने बहुत सारी पिक्चर भी बनी है सर्जिकल स्ट्राइक पे,
उरी अटैक वगैरह जो पिक्चर जो बनी है आप देखिएगा, एक एक प्लानिंग इतनी फुल प्रूफ की गई कि कैजुअलिटी का चांस बिल्कुल जीरो। इतने हाईली ट्रेंड सोल्जर्स वहां पे लिए गए कि कैजुअलिटी का बिल्कुल चांस जीरो। अब इन पुलिस वालों पे पत्थरबाज रुक नहीं रहे, 2-4 बच्चों को किसी ने भड़का दिया और हंगामा करके पत्थर फेंकने लगे, वो तो उनसे रुक नहीं रहे। ऐसी प्लानिंग की इनसे ऐसा कर सकते हो आप? ऐसी प्लानिंग केवल आर्मी की वही बंदे कर सकते हैं जिन्होंने पूरी ट्रेनिंग ली हो और ढंग से ली हो। और कुछ गधे, मैं उनको गधा बोलूंगा, ऐसे ऐसे मतलब दिमागी विचार पता नहीं कहां से सपने देखते हैं, फिक्शन की स्टोरी देखते हैं या अमेरिकन पिक्चर देख के सोते हैं दिन में। बोल कह रहे हैं कि भाई ये जो 4 साल में आप बंदों को ट्रेन करेंगे, कहीं ये जाके हथियार ना उठा ले, आतंकवादी नहीं बन जाए। और ये वेल ट्रेंड आतंकवादी हैं क्योंकि इनको 4 साल की आर्मी की ट्रेनिंग मिली है। ये लोग वही कह सकते हैं जिनको आर्मी की ट्रेनिंग का अता पता नहीं है, या वो बेवकूफ ऑफिसर्स जिनकी कैंटीन में ही निकल गई है। अगर कोई मेजर जनरल बन जाए और जिंदगी उसकी कैंटीन के इनवॉइस चेक करने में निकल जाए तो वो अपने आप को मेजर जनरल कह रहा है कैंटीन का, और वो यहां पे आके ज्ञान फैल रहा है टीवी पे। वो लेफ्टिनेंट कर्नल जो अपनी यूनिट से बाहर नहीं निकले, इधर उधर यूनिट में पोस्टिंग रही, उनको पता नहीं कि ऑपरेशंस क्या होते हैं, उनको पता नहीं स्ट्रेटेजी क्या होती है। और जिनको पता है वो लोग इसके फेवर में हैं, क्योंकि आज हमारी देश को टेक्नोलॉजी की जरूरत है, युवाओं की जरूरत है। 30 साल से कम, अब 40 साल का आदमी, विवाहित आदमी अगर युद्ध क्षेत्र में जाएगा तो उसकी चिंता के साथ वो युद्ध नहीं लड़ सकता। आपने इतिहास की कहानी सुनी होगी, एक एक्रेहिल्स था, बहुत बड़ा योद्धा था, और जब वो क्या कहते हैं इसको, ट्रॉय था, पता नहीं कौन सा देश था, उस पर चढ़ाई करने जब वो गया तो उसका भाई उसके साथ चलने लगा, तो उसने मना कर दिया, भाई तुम्हारी चिंता के साथ मैं युद्ध क्षेत्र में पूरा नहीं लड़ सकता। और उस युद्ध का पूरा परिणाम बदल गया जब उसके भाई उस युद्ध में मारा गया, जबरदस्ती, गलती से, नौसिखिया, चला गया देशभक्ति के प्रेम में जोश में और मारा गया। और वहीं से उस युद्ध को पलटना शुरू कर दिया, क्योंकि दूसरे साइड का जो योद्धा था एक्रेहिल्स ने चैलेंज देके उसको खत्म कर दिया। जब तक तुम्हारे दिमाग में कोई चिंता है आप 100% दे ही नहीं सकते, चाहे वो पढ़ाई का फील्ड है, युद्ध क्षेत्र है, रण क्षेत्र है, या कोई और क्षेत्र है। ये सारा कुछ आपके दिमाग का फंक्शन है। एसएसबी में भी आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना हम 3 पिलर्स पे टिका हुआ है, मनसा वाचा कर्मणा, ये 3 पिलर नहीं है, पिलर वो एक ही है, बाद बाकी के उसके सहारे के लिए तो डंडे लगाए हुए हैं वाचा और कर्मणा के, क्योंकि जो आप मन में सोचेंगे, बोलेंगे वही और करेंगे वही। ये दोनों चीजें क्या है? ये दोनों चीजें तो बेचारी सबऑर्डिनेट्स हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट के। जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है, माइंड में आपके क्या चलता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और वो ज्ञान फैल रहे हैं कि आतंकवादी, आप जब फौज में जाते हैं ना तो पूरा डिसिप्लिन होके आते हैं, पूरा डिसिप्लिन। ये जो रंगरूटनेस है ना, ये जो उछाल है, ये आपके अंदर से खत्म हो जाता है। और डिफेंस के जनरल ने बोला भी, अनुशासन तो हम उन्हें दे देंगे, अनुशासित तो हमें कर देंगे। अब हम 32 लाख एक्स सर्विसमैन हैं, क्या हमने कोई क्रांति कर दी? अब अपनी पेंशन के अधिकारों के लिए तो इतना लड़ नहीं पा रहे, गवर्नमेंट के सामने आ नहीं पा रहे, क्योंकि हमें लगता है कि कहीं हमारी कंधों पे कभी देश का भार था। और अगर हम ही इस देश के खिलाफ काम करने लगेंगे, क्योंकि सोते हुए, रात जागते हुए वहां ये सिखाते हैं कि ये जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। और कुछ लोग जेएनयू के उपद्रवी तत्व, जिनके रहते हुए, जिनके सामने, जिनकी शह पर जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह ऐसे नारे लग रहे हैं, और वो लोग आज यहाँ ज्ञान फैल रहे हैं कि साहब फौज कैसी होनी चाहिए, कितने साल की ट्रेनिंग होनी चाहिए, और आप लोगों के साथ गलत कर रहे हैं। वो लोग जिनका आर्मी से कोई लेना देना नहीं, जो देश के टुकड़े करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, अपनी मां की कोख से कसम खा के आए हैं, वो लोग ज्ञान फैल रहे हैं। भाई कोई स्ट्रेटेजी प्लानिंग में रहा हो, मिलिट्री इंटेलिजेंस में रहा हो, स्ट्रेटेजिक चीजों को डिसाइड करने में रहा हो, डिसीजन कमेटी में रहा हो, वो अगर कोई जनरल बात कहे तो बात जचती है। लेकिन जिस मेजर जनरल की इनवॉइस काटते हुए जिंदगी निकल गई, वो ज्ञान फैल रहा है, बताओ। उनसे ये तो पूछो कितनी लड़ाइयां लड़ी, कितनी गोली लगी। चलो लग गई होंगी जब लेफ्टिनेंट हो गोली, लेकिन आपने कितनी मतलब प्लानिंग कर दी? आपको क्या ऐसी कमेटी में लिया गया था जो स्ट्रेटेजिक है, जो देश के रक्षा सौदों को, मसलों को डिसाइड करती है, प्लानिंग करती है? ऐसा कोई होगा तो वो कभी इसका विरोध नहीं कर रहा हो। भाई सीधी सी बात है, आप देखिए
इतनी सी लॉजिक नहीं समझ में आ रहा हमें। जो वो पहले एक बंदा ले रहे हैं, ये एक बंदा उन्होंने लिया, ठीक है भाई, उसको क्या कर रहे हैं, वो डायरेक्ट कमीशन कर रहे हैं। ये साहब आप एक बंदा गया पूरा सफल, क्या पहले की और अब की चीज में कोई अंतर है? नहीं है। अब वो क्या कह रहे हैं कि भाई हमें रिक्रूटमेंट बढ़ाना है, फौज नई करनी है, ज्यादा रिक्रूटमेंट करने हैं, बुढ़े लोग हो रहे हैं उनको रिटायर करना है, करना चाहिए, वो बाहर हैं। तो वो कह रहे हैं कि अब हम 3 बंदे एडिशनल और लेंगे, और इन 3 बंदों को क्या करेंगे, इन 3 बंदों को भैया हम 4 साल की ट्रेनिंग देंगे, 4 इयर्स ट्रेनिंग। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या होगा, ये स्किल डेवलपमेंट होगा, और स्किल डेवलपमेंट ये छोटे मोटे इंस्टीट्यूट नहीं करा सकते, स्किल डेवलपमेंट आर्मी ही करा सकती है, पूरा ट्रांसफॉर्म कर देती है। ध्यान रखना, आर्मी ऐसी अफीम चटाती है कि देशभक्ति का नशा आदमी के मरते दम तक रहता है। ये अफीम होती है आर्मी की, ये ट्रेनिंग नहीं है। और वो अफीम चाटा हुआ व्यक्ति आप सोच रहे हैं, जो राष्ट्र प्रेम की, राष्ट्र भक्ति की, देशभक्ति की अफीम आर्मी से 4 साल में चाट के आया है और उसके नशे में आजीवन पर्यंत रहेगा, उससे आप सोचते हैं कि वो देश के खिलाफ आवाज उठाएगा, वो देश के खिलाफ सशस्त्र सेनाओं के खिलाफ अपना हथियार उठाएगा? कभी हो ही नहीं सकता। और ये वही लोग कह सकते हैं जिन्हें ट्रेनिंग से कोई मतलब नहीं है। लाइक जेएनयू से ज्ञान दे रहे हैं लोग, जहां भारत के टुकड़े होने की बात हो रही है, जो कश्मीरियों को, जो पत्थरबाजों को, आतंकवादियों को बैक कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट रात में खुलवा रहे हैं आतंकवादियों के लिए, आज वो सेना पर ज्ञान पेल रहे हैं। ये पूरी पॉलिटिक्स है। अब ये 3 आदमी जो एडिशनल ले रहे हैं, आप मुझे बताइए कि जो बच्चे पर्सन्स बिलो ऑफिसर्स रैंक की तैयारी करते हैं, तुम्हारी क्या योग्यता है कि गवर्नमेंट तुम्हें 60-70 हजार रुपए दे रही है, पूरी फैसिलिटी दे रही है, 1 महीने के 1-1.5 लाख रुपए के मेहमान हो तुम गवर्नमेंट के, अगर सारी फैसिलिटीज को काउंट किया जाए। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? अभी 10th पास हुए हो ना, बच्चे हो, अभी 12th पास हुए हो ना, बच्चे हो, अभी क्या कर लिया आपने? कौन सी आपके अंदर ऐसी स्किल है, कितना पैसा दिया जाए? स्किल वो डेवलप करा रहे हैं और डेवलपमेंट के पैसे भी दे रहे हैं। स्किल डेवलप करते हैं ना, कोर्स करते हैं ना, इंजीनियरिंग करते हैं, आप एमबीए करते हैं, बीटेक करते हैं, ये क्या है? जिंदगी निकल जाती है, 6-7 साल, 8-10, 10, 15, 20 साल में पीएचडी आपकी होती है, उसके बाद आप पैसा कमाना शुरू करते हैं, उसके बाद ही तो आप पैसा कमाना शुरू करते हैं। लेकिन यहां पर बच्चे हो तुम 12th में, 11th में, 10th में, ले लिया जाता है, ट्रेन किया जाता है, जेंटलमैन बनाया जाता है, और उसमें से भी एक को पार लगा रहे हैं और 3 को क्या कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दे रहे हैं। कोई क्वालिफिकेशन 10th पास बच्चे की नहीं होती, कोई उसको कितने की जॉब देगा बताइए मुझे? कोई दुकान पे दुकानदार उसको 3000 रुपए देगा, जोमेटो वाला उसको 5000 रुपए देगा डिलीवरी करने के लिए, स्विगी वाला उसको 3000 रुपए देगा डिलीवरी करने के लिए, होम गार्ड बन जाएगा, वो कितने पैसे मिल जाएंगे? 4000 मिल जाएंगे, एटीएम का गार्ड मिल जाएगा, 6000 मिल जाएंगे। तो ये जो 3 बच्चे रह जाते थे ना, ये इस तरह की नौकरी करते थे, ये क्वालिफिकेशन कोई होती नहीं थी, जिंदगी दौड़ में निकाल दी। जज्बा था कि आर्मी में जाऊंगा, मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूं। लेकिन अब इस योजना को तो देखिए, उनमें से 3 लोग जो पेट्रोल पंप में तेल भरते थे, वहां पर जॉब करते थे, छोटी मोटी जॉब, जो 3-4-5 हजार, ये उनका शोषण प्राइवेट कंपनीज करती थी। तो ये स्कीम लाए कि भाई 3 लोग हम और लेंगे, 4 साल के लिए वेल ट्रेंड करेंगे, और ऐसा नहीं फ्री में करेंगे, इनको उल्टे पैसे देंगे, इनसे कुछ नहीं लेंगे। और फिर इसको आप स्किल डेवलपमेंट समझ लीजिए, आपके अंदर स्किल्स का निर्माण होगा, एक लमसम आपको पैसा भी देंगे, और 4 साल बाद आपको आरक्षण के कोटे में आ जाएंगे, क्रीमी लेयर के कोटे में आ जाएंगे, कि हर जगह अगर आप अग्निवीर हैं तो आपको जॉब्स में आरक्षण मिलेगा। इससे बड़ी बात क्या है भाई? 12th की डिग्री देंगे, 10th के बाद आप चले गए, 12th की डिग्री दे रहे हैं। 2 साल तो लोग, 2-3 साल तो कोचिंगों में निकाल देते हैं, साल खराब कर देते हैं, बीए बीएससी होकर कुछ नहीं होना है। और यहां पर जो अग्निवीर होगा, एक तो तुम क्रीमी लेयर में आ गए उन 2 साल के अंदर, दूसरा तुम्हारे पास एक हैंडसम अमाउंट पैसा भी होगा आपके पास, और सबसे बड़ी चीज, ये कुछ नहीं है, सबसे बड़ी चीज एक्सपीरियंस होगा आपको कहां काम करने का, 4 साल में इंडियन, रॉयल इंडियन आर्मी में काम करने का। उस इंडियन आर्मी में काम करने का मतलब जो वेल ट्रेंड है, भारत की सबसे, मतलब कि पूरे विश्व में अगर कहीं स्किल डेवलपमेंट देखा जाए तो आप इंडियन आर्मी का देखिए, जज्बा देखा जाए, पेशेंस देखा जाए, बहादुरी देखी जाए। आपने देखा ना, अभिनंदन वर्धमान ने 23 साल पुराने जहाज से पाकिस्तान का सोफिस्टिकेटेड जहाज उड़ा दिया और कुछ भी बच निकला। आपने जज्बा देखा, दुश्मन के इलाके में घिरा हुआ बंदा, चारों तरफ से AK-47 लगी हुई, लेकिन वो बंदा कह रहा है, आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दिस, ये जो तुम मुझसे पूछना चाह रहे हो आर्मी की बातें, खुफिया बातें,
वो मैं आपको नहीं बताने वाला। जो करना है कर लीजिए, ऐसा आपको ट्रेन करती है। तो इस योजना से अच्छी तो कोई योजना नहीं हो सकती। अब ये पहले मेरा भी प्रश्न था कि गवर्नमेंट इसको ऐसे ही रहने देती, 3 और ले लेती, तो गवर्नमेंट की कितनी बड़ाई होती है नहीं मोदी की। अरे वाह साहब, इसने तो बहुत अच्छा किया। क्या अब कॉन्ट्रैक्ट पे काम नहीं करते क्या लोग? संविदा पर भर्ती नहीं होते क्या? होते हैं, काम करते हैं। ऑफिसर भी पहले 5-5 साल के लिए भर्ती होते थे एसएससी में, उन्होंने तो विद्रोह नहीं किया। अब 7 साल हुआ 5 साल के बाद, अब 10 साल हुआ। तो कोई चीज इनिशियल में स्टार्ट हो रही है, उसमें धीरे धीरे तो अपडेट आएंगे। और इतने सारे अपडेट आ गए। एक योजना लाए, उसके अगले दिन उन्हें इसकी घोषणा करनी है। सारा कुछ गवर्नमेंट का फिक्स है। 4 जुलाई को ये घोषणा करेंगे, 8 जुलाई को ये, फिर इनको रिजर्वेशन देंगे, और फिर हो सकता है 4 के 6 साल बढ़ा दें, फिर 10 साल बढ़ा दें। पहले आर्मी में जॉब ही 15 साल की होती थी। अब आप समझिए कि जो दूसरी प्रक्रिया है, जिसको लोग नहीं समझ पा रहे कि साहब इन्होंने 4 क्यों भर्ती की है। इन्होंने 4 भर्ती की है ना, और 4 भर्ती का मतलब इसमें अब इन चारों लोगों की क्या होगी? प्रॉपर स्कैनिंग होगी। और स्कैनिंग किसके माध्यम से होगी? स्कैनिंग होगी ट्रेनिंग के माध्यम से होगी। और इन 4 में से एक बंदे को लिया जाएगा अब परमानेंट। पहले भी लिया जा रहा था, 3 बंदे एक्स्ट्रा थे, लेकिन उनको ट्रेनिंग देके, एक स्किल्स देके, डेवलप करा के रिटायर किया जा रहा है। अब ये जो एक बंदा है, ये पहले भी लिया जाता था, लेकिन पहले ये जो लिए जाने वाले बंदे, ये स्कैनिंग की प्रोसेस क्यों आई है? ये आर्मी ने रिपोर्ट सौंपी है। सब रिपोर्ट सौंपते हैं, हम यहां बैठ के आकलन करने वाले कुछ नहीं होते, वहां पूरी रिपोर्ट तैयार होती है। ये रिपोर्ट कहती है कि 17 से 18 हजार बंदे, ऐसे बंदे जिनको आर्मी की ट्रेनिंग मिली है, जिन पर 5-5 लाख रुपया महीना गवर्नमेंट ने फूंका है, ट्रेनिंग पर फूंका है, खाने पीने पर फूंका है, फैसिलिटीज पर फूंका है, इनको सैलरी देने पर फूंका है। 17 से 18 हजार बंदे वीआरएस यानी कि वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं। अब आप बताइए, अगर आपको वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेना था, क्यों डिफेंस चूज की? क्यों देश का पैसा खराब किया? ऊपर से कोर्ट में चले जाते हैं। कुछ लोग तो एसएससी सीजीएल, जो कि टेस्ट किसी लेवल का ही नहीं है, ग्रुप एक्स में जो बंदा भर्ती हो गया वो 11th-12th ढंग से करके गया है। एसएससी में नॉन टेक्निकल आता है। और एसएससी के लिए अभी एयरमैन अगर आप ग्रुप एक्स में चले गए तो वो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये इक्विवेलेंट जॉब है। एसएससी की जॉब को इससे ऊपर नहीं माना गया है। तो एसएससी की जो जॉब है वो लगा के खुश हो रहे हैं और छोड़ना चाहते हैं आर्मी को, एयरफोर्स को। तमाम केस कोर्ट में चल रहे हैं। और कुछ बच्चे, 100 बच्चे अगर ट्रेनिंग में जाते हैं तो उसमें 90% बच्चे पहले दिन छोड़ना चाहते हैं। क्यों छोड़ना चाहते हैं? कि वो सोचते हैं परियां फूल बरसाएंगी, बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। और वहां पर ऐसी हालत होती है ना, रगड़ा पट्टी लगाई जाती है, वो सबरी हीरोगिरी भूल जाता है। यहां पर तो बड़े जोश में आता है कि मैं पता नहीं एयरफोर्स में सेलेक्ट होकर मैंने कौन सा पहाड़ उखाड़ लिया। और वहां जब ट्रेनिंग की कठिनाई, हार्डनेस देखता है ना, तब उसको पता चलता है कि भैया मैं कहां नरक में आ गया हूं। दे विल मेक योर लाइफ हेल। और हजारों बार आपको ऐसा लगेगा मैं अब मरा, अब मरा, अब मरा। और तब इतने संकटों से निकलने के बाद आप निखर के आते हो और एक जेंटलमैन कहलाते हो। और 90% लोग भागना चाहते हैं, कुछ भाग नहीं पाते। क्यों? क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं। इधर सीएमपी रहती है, इधर पुलिस पकड़ के तुम्हें दोबारा सौंपेगी। तो कुछ लोग क्या करते हैं, अवसाद से ग्रसित होकर सुसाइड जैसा अटेम्प्ट करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। अब भाई फौज ये तो चाहेगी नहीं कि मेरे यहां आए, कुछ दिन ट्रेनिंग करें, गवर्नमेंट का पैसा बर्बाद करें और आत्महत्या कर दें। यानी कि वो जॉब से खुश नहीं है ना। और आप पूछना, अगर कोई झूठ न बोलता हो तो पहले दिन अगर चाहे ऑफिसर रैंक में जाए या पर्सनल बिल ऑफिसर्स रैंक में जाए, वो सब भागने की सोचते हैं कि हम किस नर्क में आ गए। क्योंकि ट्रेनिंग जो होती है वो बहुत टफ होती है, बहुत टफ होती है। अब ये जो 90% लोग ये सोचते हैं कि कब फौज से मुक्ति मिले, कब इस जेल से छूटे, सोचते हैं ना, तो आपको आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, आपको वीआरएस लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि सिविल में आप कुछ कर सकते हो तो आप क्या करिए, बाहर चले जाइए अग्निवीर के रूप में। क्योंकि 4 में से एक बंदा होगा वही सफल होगा। 3 बंदे बाहर जाना चाहते हैं, चले जाइए, आत्महत्या मत करिए। आपको हम 4 साल बाद छोड़ रहे हैं, डिग्री भी दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, जाइए।
फौज के काबिल आप लेकिन नहीं है। तो ये जो अवसाद, ये जो घटनाएं घटी हैं, जो वीआरएस ले रहे हैं, जो आत्महत्या वहां पे जाके कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग की आर्मी वे ऑफ लाइफ है उसको नहीं सहन कर पा रहे हैं, ये सारी रिपोर्ट्स हैं जिनके बेसिस पर ये निर्णय लिया गया है। इन पर पूरी प्लानिंग बैठी है, फुल प्रूफ प्लानिंग, कितने सालों से इन पर प्लानिंग हो रही है, और आज ये इंप्लीमेंटेशन का वक्त आया तो यहां पर आप आगजनी कर रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मोदी के बाप की प्रॉपर्टी है क्या ये, जिसको आप नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्या विरोध दर्ज कर रहे हैं आप? बताइए, आप ट्रेन किसकी है? ट्रेन से हम लोगों ही तो इससे परेशानी क्या मोदी को हो रही है? मोदी अपने हेलीकॉप्टर से जहां जाता है उस तक आप पहुंच भी नहीं सकते। इससे परेशानी किसको हो रही है? आम लोगों को हो रही है, नहीं हो रही? ट्रेन रद्द हो गई, आम आदमी इतना एफर्ट नहीं कर सकता कि वो जहाज की टिकट ले, लेकिन वो जिसके अर्जेंट काम है और इतनी सारी ट्रेन रद्द हो गई, वो कैसे जाएगा? आम आदमी की इतनी औकात भी नहीं है कि वो बस से ट्रेवल कर ले इतनी ज्यादा दूरी की यात्रा, और आम आदमी पर इतना भी पैसा नहीं है वो बस, कार और प्लेन को एफोर्ड कर सके। ट्रेन में सब्सिडी मिलती है, कम किराया होता है, 500 रुपए में बंबई पहुंच जाते हो आप, और अगर आप कार से जाएंगे तो मैं समझ रहा हूं 4000 में दिल्ली पहुंच पाएंगे, यहां से 100-150 किलोमीटर दूर। और बस में जाएंगे तो बस का भी जो किराया है दिल्ली का वो करीब 250-300 रुपए है, किसी भी बस से आप जाएंगे तो 200 रुपए होगा। और ट्रेन से आप जाएंगे 50 रुपए, 70 रुपए। जनरल में चले जाओ, शटल चलती है उसमें चले जाओ 25 रुपए। अब 25 रुपए में दिल्ली पहुंच रहे हैं, तो गरीब आदमी तो 25 रुपए में जाएगा, उसके पास कहां है 250 रुपए, उसके पास कहां है 4000 रुपए वो कार करके जाए। आपने ट्रेनों को बाधित किया हुआ है, पूरे देश की हाईवेज को ब्लॉक किया हुआ है। हाईवे देश की सांसें होते हैं, धड़कन होते हैं, आपने सांसों पर घोंटू रख दिया है। किन के बहकावे में? ये किस बात की उत्तेजना है? मैं फिर से बता रहा हूं, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस में जाएंगे, पक्का वहां से भागने की सोचेंगे, 1 करोड़% सोचेंगे पहले दिन। मैं खुद रिटायर्ड हूं, मुझे पता है, मैंने खुद सोचा है, और एंड में मुझे बाहर आना ही पड़ा। वो अलग चीज थी, कैसे कब, लेकिन मुझे पता है ट्रेनिंग पहले दिन में ना ऐसा, और फिर इंजेक्शंस भी लगाते हैं पहले दिन। वो वैक्सीनेटेड अगर आप नहीं हो तो वैक्सीन्स भी लगाते हैं, पहले जो टीके चलते थे कोरोना के, नहीं, मैं तो कोरोना से 2006 की बात बता रहा हूं। और उनसे भी आदमी बिल्कुल, उसका दिमाग ऐसा हो जाता है कि पहले दिन ऐसा लगता है मैं कहां फंस गया। शायद मुझे लगा कि मेरा ये सब जिंदगी का सबसे बुरा दिन है, ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूं ट्रेनिंग का। अगर मुझसे पूछा जाए कि लाइफ में सबसे बुरा दिन सर आपका कौन सा है, तो सबसे बुरा दिन वो था जब मैं पहले दिन ट्रेनिंग में था। इतनी हार्डशिप होती है ट्रेनिंग में, फूल नहीं बरसते हैं वहां पे, अंगारों पे आपको चलना पड़ता है। तो ये जो प्रक्रिया स्कैनिंग की है, ये इसीलिए अच्छी है क्योंकि देश का पैसा बर्बाद होने से बचेगा। और जब ये यंग जवान आएंगे तो ऑटोमेटिकली पैसा भी बचेगा, पेंशन का पैसा भी बचेगा। अब 22% पैसा तो पूरे बजट का पेंशनर्स को जा रहा है, और सैलरी मिलाए तो 40 से 50% वहां जा रहा है। अब औरों के लिए डिफेंस की आपको ड्रेस भी खरीदनी है, जैकेट भी खरीदनी है, हथियार भी इतनी बड़ी संख्या में खरीदने हैं। ये एसएलआर वैसएलआर सब क्या हो गई है, सेल्फ लोडेड राइफल जिनको हम पढ़ते थे वो सब आउट ऑफ डेटेड हो गई हैं। एक से एक सोफिस्टिकेटेड वेपन आ गया है, उनको भी खरीदना है फौज के लिए, टेक्नोलॉजी भी खरीदनी है, अच्छे अच्छे लड़ाकू विमान भी खरीदने हैं, सैटेलाइट्स भी खरीदने हैं, रडार्स भी खरीदने हैं। तो भाई डिफेंस का बजट अगर 5 लाख करोड़ है तो उसमें आप क्या क्या खरीदेंगे? क्योंकि आधा बजट तो आपने इन लोगों पे बर्बाद कर दिया। तो पैसा बचेगा तो उसका सदुपयोग टेक्नोलॉजी खरीदने में होगा, और ज्यादा उन्नत बनाने में होगा, अपनी सेना को एडवांस बनाने में होगा। अब क्या जेएनयू में बैठने वाले मुझे बताइए, ये सलाह देंगे कि हमारी सेना कैसे सोफिस्टिकेटेड होगी? आपको एक कन्हैया कुमार है, बुढ़ा हो गया, 40 साल का, 45 साल का होने वाला, अभी यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ने का नाम ले रहा है पट्टा। ये लोग इस योजना पर उठा रहे हैं पीएचडी। अरे काई का समाजशास्त्र क्या पढ़ रहे हैं आप पीएचडी में? कौन सी ऐसी तोप उखाड़ दी तुमने पीएचडी करके? भाई कौन सा समाज में परिवर्तन ला दिया? और अगर ये परिवर्तन समझते हैं कि तुम वहां देश, भारत मां की छाती पर, दिल्ली में, राजधानी में अगर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगवाते हो, तो ये ऐसी पीएचडी फाड़ के फेंक देनी चाहिए आपको। अरे मेरे सामने भी होता, 50 लोग चुनाव में सालों में पत्थर मारता, गोली मारता, डंडे मारता, और जितनी मेरे अंदर जान है लड़ता, गर्दन उखाड़ देता मैं एक आध की। मुझे कोई डर नहीं था पुलिस से, क्योंकि वो आग है ना, वो रहेगी। या पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं चल पाएंगे, या भारत तेरे टुकड़े होंगे
किसी का बाप भी हो वो नहीं लगा सकता, क्योंकि ये खून है, ये डिफेंस में रहा है। मैं डिफेंस में रहा हूं 326 दिन, और वो भी बात छोड़िए, 6 महीने की ट्रेनिंग में ही वो आपको बिल्कुल ऐसा कर देते हैं जेंटलमैन। यहां पर तो आपको मैं समझ रहा हूं 4 साल वो लोग रख रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो इस प्रक्रिया में बच्चों कहीं भी बुरा कुछ भी नहीं है, कहीं भी किसी एंगल पर कहीं बुरा नहीं है। देश ताकत अर्जित करने के लिए हमें कष्ट सहना पड़ना पड़ता है, और ये लोग वो नहीं समझ रहे। अब ये जो 3 लोग हैं, ये जो 3 लोग एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं या नहीं, तो तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए भाई, नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ गई, इसकी खुशी किसी को नहीं है। लेकिन किसी बिल्कुल 2 कौड़ी के राजनीतिज्ञ ने कोई भड़का दिया, वो बात तुम्हें समझ में आ रही है। और अभी योगी ने कही दिया है कि जो भी जिनके खिलाफ केस पंजीकृत हुए हैं और जो भी पब्लिक का डैमेज हुआ है पब्लिक प्रॉपर्टी का, वो इनसे वसूला और जाएगा। और सेना अध्यक्ष ने कह दिया है कि इनके लिए सारे रास्ते डिफेंस के बंद हैं जिन्होंने आगजनी की। आप डिफेंस जैसे प्रतिष्ठान के लिए ये कर रहे हैं। चलो बच्चों,